students, I hope you're all doing well. Welcome again to another video of STEM International. This is Zinia here. और इस पर्टिकुलर वीडियो में इंग्लिश बुक 7 का जो चैप्टर डॉक्टर रुथ फोग हमने पढ़ा उसकी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और पोर्शन ग्रामर का जो है दैट इज़ व्हाट वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद। तो ग्रामर के कौन से नए पार्ट्स हम सीख रहे हैं आइए देखते हैं। राइट, इन दिस वीडियो वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट पोर्शन एंड दैट इज ऑफ गो ग्रामर। तो गो ग्रामर के अंदर जो है वो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, दैट इज preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word. एक ऐसा लफ्ज़ होता है preposition जो कि किसी भी noun या फिर pronoun के बीच या फिर किसी भी और वर्ड के अल्फाज के दरमियान जो एक रिलेशनशिप बनता है उसको वो बेसिकली बता रहा होता है। जैसे कि हमारे पास आया इट टेल्स अस वेयर व्हेन और हाउ समथिंग हैपन्स, कि कुछ भी अगर हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव अ सेंटेंस दैट द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो इसमें जो ऑन का लफ्ज़ है दैट इज़ शोइंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन द बुक एंड द टेबल, बिटवीन द कैट एंड द टेबल, कि जो कैट है वो टेबल के ऊपर है। And then we have different types of prepositions, जिस तरह prepositions of time है। A preposition of time is used to talk about when something happens, जिस तरह हमने पहले पढ़ा where, when और how का मतलब है। तो अगर तो when का इधर जवाब आ रहा है तो that is going to be a preposition of example के तौर पे some common prepositions of times are at, on, in, since, for, before and after। अब इनको हम example sentences में देख लेते हैं। जिस तरह के she was born on Monday, मंडे के दिन पैदा हुई थी। एंड देन द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, 9 बजे शुरू होती है क्लास। देन इट हैज़ बिन हॉट सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही गर्मी, इस तरह से। एंड आई स्टेड देयर फॉर 2 weeks, मैं वहाँ पे 2 हफ्तों के लिए रहा। एंड देन स्कूल ओपन्स इन अगस्त, अगस्त में जाके स्कूल रीओपन होंगे। सो दिस इज़ हाउ दीज एग्जाम्पल्स बेसिकली शो अस कि कब क्या हो रहा है। देयरफॉर these words which are red in color or highlighted in red are prepositions of time. The second type of prepositions are of place. ये हमें किस चीज़ का जवाब देंगे, where का। So prepositions of place tell us where something or someone is located or placed। और common preposition की examples हमारे पास on, in, at, inside, below, above, near है। एग्जाम्पल के तौर पे द बैग इज़ अंडर द चेयर, मतलब चेयर के नीचे हमें पता चल रहा है। द बैग इज़ वेयर, द बैग इज़ अंडर द चेयर। वी मेट एट द बस स्टॉप, अगेन आस्क योरसेल्व्स वी मेट वेयर, सो वी मेट एट द bus stop। और the keys are inside the drawer, so the keys are where, the keys are inside the drawer। where का आंसर मिल रहा है। the picture hangs where, the picture hangs above the door। the shop is where, the shop is near my house। और ऐसे ही we have prepositions of movement और direction। ये हमें क्या बता रहे हैं कि movement जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उसकी बेसिकली हमें सेंस दे रहे हैं सेंटेंस के अंदर। और जो वर्ड्स इसके लिए यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ टू, इनटू, अक्रॉस, थ्रू एंड अराउंड, जो कि मूवमेंट को शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शी रैन इनटू द क्लासरूम, हमें इससे पता चल रहा है कि ये क्लासरूम के अंदर भागी थी। अगर हम कहते हैं शी रैन आउट ऑफ द क्लासरूम तो वो ऑपोजिट हो जाता, क्लासरूम से बाहर भागी थी। सी, सो दिस इज़ हाउ वी आर एडिंग क्लैरिटी टू द सेंटेंस। देन द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर, तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि वो रिवर के एक साइड से दूसरा किनारा या दूसरी साइड तक जो है वो स्विम करता हुआ गया है। So this is basically telling us a sense of or giving us a sense of direction. Then the bus passed through the city. Through the city का मतलब शहर के बीचों बीच से जो है वो बस गुजरी थी। See, the bus passed from side of the city, from or alongside the city, तो इससे उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती। The children walked to the park, तो इसका मतलब वो कहाँ से, मतलब कहीं से वो पार्क तक चल के गए। अगर हम कहते हैं द चिल्ड्रन वॉक्ड इनटू द पार्क तो इसका ये मतलब नहीं था, इसका मतलब होना था कि पार्क के अंदर जा रहे हैं, अंदर गए। देन द डॉग रैन अराउंड द फील्ड, तो इससे हमें पता चलता है अराउंड का मतलब है उसके इर्द गिर्द जो है वो फील्ड के भागता रहा। And then we come towards another type of prepositions on page 45 which are compound prepositions। These are made up of 2 or more words। कोई 2 या उससे ज़्यादा अल्फाज जोड़ के जो है compound preposition बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव सम सेंटेंसेस, जिस तरह के द टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो इन और फ्रंट ये 2 वर्ड्स को जोड़ के जो है वो हमने अपना कंपाउंड प्रपोजिशन बनाया। इससे हमें पता चल रहा है कि टीचर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। देन द मैच वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ रेन, तो बिकॉज ऑफ अगेन कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया और हमें जो है वो सेंस मिल रही है कि क्यों। देन ही सैट नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड, नेक्स्ट टू अगेन हमें एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बताई जा रही है। द ऑफिस इज फार away from school, again sense of direction। She waited in spite of the heat,
कि उसके बावजूद जो है वो वहाँ पे उसने वेट किया, तो इन स्पाइट ऑफ दो वर्ड्स को इकट्ठा करके एक कंपाउंड प्रपोजिशन बना के जो है वो हमने यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ किया। नाउ व्हाट यू आर गोना डू इज कि यू आर गोना चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। द कैट इज हाइडिंग अंडर द सोफा। माई बर्थडे इज डैश डिसम्बर, तो हम ये पहले भी सेंटेंस पढ़ चुके हैं एज एन एग्जाम्पल। माई बर्थडे इज इन डिसम्बर। देन ही वॉक्ड डैश द रूम क्वाइटली, तो वो रूम के अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है, या फिर अंदर ही अंदर रूम के जो है वो भाग रहा होगा। सो ही वॉक्ड इनटू द रूम क्वाइटली, ही वॉक्ड आउट ऑफ द रूम क्वाइटली, ही वॉक्ड अक्रॉस द रूम क्वाइटली, एक कोने से दूसरे कोने तक रूम के, तो कोई भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। देन वी हैव द स्कूल इज डैश माई हाउस। आई कैन से द स्कूल इज नियर माई हाउस और द स्कूल इज फार फ्रॉम माई हाउस, राइट। द ट्रेन पास्ड डैश द टनल, द ट्रेन पास्ड थ्रू द tunnel। अच्छा जी, उसके बाद we have another task, that is to write one sentence using each preposition in place of, इसकी जगह। So come up with a sentence that you can use over here। Cucumber was used in place of zucchini, for example। Then in front of, again ये हमने पहले भी एक example में पढ़ा है, the teacher stood in front of the class। So come up with a sentence of your own। Next we have close to। close to का मतलब उसके पास। So the store is situated close to the pharmacy, example। And then we have outside of, the zookeeper was standing outside of the monkey's cage। Makes sense, right? Then we have far from। So my school is far from my home। We can write it like that, or you can come up with your own sentences creatively। Next we have another part to this, that is phrase, clause and sentence। इनके बीच में difference है क्या? आइए पढ़ते हैं। A phrase is a group of words that works together as a unit but does not have a subject and a verb। कोई भी ऐसा group of words जो कि इकट्ठे इस्तेमाल हो रहा है एज अ यूनिट, लेकिन इसमें ना ही तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। अ फ्रेज डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। इसका कोई भी जो है वो सही मतलब नहीं निकलता, इटसेल्फ उसका मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब है कि फ्रेज इज़ अ डिपेंडेंट थिंग और उसको जो है वो सेंटेंस में एक और या कोई और पार्ट चाहिए होगा इन ऑर्डर सो दैट इट मेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फ्रेजेस प्रोवाइडेड हैं डाउन बिलो, जिसमें आता है नाउन फ्रेज अ काइंड टीचर। ठीक है, नाउन फ्रेज में हम देख अ काइंड टीचर, इसका फुल मीनिंग जो है वो हमें नहीं मिल रहा, बस ठीक है एक चीज़ बताई जा रही है। एंड वी हैव अ वर्ब फ्रेज इज़ रनिंग फास्ट। Who is running fast or what is running fast we don't know। एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे अगर हम यूज़ करें तो फिर वेरी ब्राइट एंड क्लीन। वेरी ब्राइट एंड क्लीन में हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, लेकिन किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एडवर्ब फ्रेज में आ जाता है क्वाइट केयरफुली। अगेन इसके अंदर वर्ब को जो डिस्क्राइब तो किया जा रहा है, लेकिन कौन सा वर्ब है, किसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो हमें नहीं पता चल रहा। देन प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज के अंदर हम देखेंगे कि वेयर, व्हेन और हाउ का मतलब आएगा इन द classroom, but हुआ क्या था in the classroom, that is what is not known। So these are incomplete, they do not have a whole or complete meaning। Such a group of words is called a phrase। Next we move on to words with clauses। Clauses क्या होते हैं? Clause is a group of words that has a subject and a verb। अब ऐसा group of words में subject भी है और verb भी है, unlike जैसे हमने phrases में देखा। There are two main types of clauses। Clauses की भी दो जो हैं further types होती हैं, independent clauses and subordinate clauses। Independent clauses gives complete meaning and can stand alone। Subordinate clauses do not have or do not give complete meaning and depend on another clause। Independent clause जो होते हैं वो as it is लिखते हैं, unlike phrase तो वो अपना meaning बता देते हैं, लेकिन subordinate clauses जो होते हैं वो होते हैं जो कि complete meaning नहीं देते और एक और clause उनको चाहिए होता है ताकि वो अपना meaning पूरा करें। Example के तौर पे भी है birds fly in the sky। तो ये हम as it is जो है वो बोल सकते हैं और as it is ही इसका मतलब भी आ रहा है। She is reading a book। तो अगेन as it is clause के अंदर पूरा मीनिंग है। They will arrive soon, पूरा मीनिंग। He laughed loudly, again पूरा मीनिंग। The teacher explained the lesson। All of these are independent clauses। क्यों? क्योंकि they are making complete sense। Then we have the third thing that we were to talk about, and that is a sentence। So a sentence is a group of words that expresses a complete thought। अब एक complete thought हमारे पास आने लगी है words को इकट्ठा करके। So it has at least one subject and one predicate and usually ends with a full stop, question mark or एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है उसके तौर पे लिखे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स सेंटेंस है तो उसकी वेरियस टाइप्स होंगी और ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे जो है वो बनता है जो कि कंप्लीट अपनी थॉट या कंप्लीट आइडिया जो बताना चाहा है वो हमें उससे सीखने को समझने को मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव अ सेंटेंस, आयशा इज़ अ हेल्पफुल स्टूडेंट।
राइट, मीनिंग आ रहा है. शी वॉन्ट्स टू सर्व हर कंट्री, मीनिंग आ रहा है. हर फ्रेंड्स एडमायर हर ऑनेस्टी, फुल मीनिंग आ रहा है आपके पास. एंड सम पीपल ट्राई टू स्टॉप हर प्रोग्रेस. अगैन हमारे पास एक पूरा मतलब यहाँ से निकल रहा है. नाउ अ वेरी शॉर्ट टास्क इज प्रोवाइडेड विच इज टू राइट वन फ्रेज, one clause and one sentence for each picture or situation in your notebook. I hope that you'd be able to do that. मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेज की बात करूँ तो it jumped on कहा जा सकता है, लेकिन what jumped on what, right? That is a question that will still be there. ये first जो picture है उसके through मैंने example दी, तो that question is going to be there because your mind will be demanding clarity कि हुआ क्या jump किया. See, so इधर अगर इसको full clause जो है तो वो हम दे सकते हैं कि the line jumped, right? लेकिन अगर हमने इसको सेंटेंस में बनाना है और इस पूरे को डिस्क्राइब करना है तो द लाइन जम्प्ड ऑन अ रनिंग लैम्प. सी, सो ये हमारे पास पूरा मीनिंग के साथ जो है वो इस पिक्चर की डिस्क्रिप्शन भी आ गई, एक सेंटेंस आ गया. और फिर आपने इसी तरह से सेकंड और थर्ड पिक्चर जो प्रोवाइड हैं उसके लिए एक फ्रेज, एक क्लॉज और एक सेंटेंस लिखना है. Students, now that we are done with this particular portion as well, तो हमने ग्रामर में देखा कि prepositions हैं. prepositions different types की हो सकती हैं. उन types को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन सी information या किस तरह की clarity हमें sentences में prepositional use से मिलती है. Moreover, फिर हमने sentence क्या होता है, its difference with a clause, clause क्या होता है, और फिर further its difference with a phrase, phrase क्या होता है. और इन सबको जो है वो आपस में use करते हुए हम अपने sentences को किस तरह से variation दे सकते हैं. That is all that we have studied and learned today. So I hope कि आप इसके अलावा भी sources को जो है वो देखेंगे, वहाँ से भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, and you will keep on adding it to how you write, how you express. And with that, now we're going to meet in the next video जो कि इसका continuation होगा. Till then, keep practicing please and take care. Allah Hafiz.